हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की क्लासेस आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं। काफ़ी दिन का गैप हो गया था। राजस्थान पुलिस वाले चिल्लाने लग गए थे कि सर हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और आप हमारे एग्ज़ाम के लिए जो महिला तथा बाल अपराध के क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं करवाए हैं वो करवाइए। तो पिछले 10-12 दिनों के अंदर हमारा फोकस राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं इंडियन पॉलिटी की वीडियोस आपके लिए नहीं डाल पाया। आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब से हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस डेली रेगुलर बेसिस के ऊपर हम डाला करेंगे और आपके रीट के एग्ज़ाम से पहले या फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड का जो भी एग्ज़ाम पहले होगा उससे पहले हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। निश्चिंत रहिए। जरूरत है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, इनके नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को सीरियसली आप अटेंड करते रहिए ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सको तथा इंडियन पॉलिटी के अंदर अच्छे मार्क्स आप ले सको। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो भी अपनी अंतिम क्लास थी उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जाना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो बातें इंपॉर्टेंट थी या जो क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते थे, हमने हर एक क्वेश्चन के बारे में बड़ी ही डिटेल के अंदर जानकारी प्राप्त की थी। आज हम भारतीय संविधान की शुरुआत करेंगे। भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 की हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय संविधान के अंदर कुल मिला के आज के टाइम में यदि बात करता हूं तो 25 भाग है, लेकिन संख्या के उसके हिसाब से बात करता हूं, लास्ट नंबर के हिसाब से हम बात करता हूं तो 1 से लेके 22 तक भाग है हमारे बीच में। भाग नंबर जैसे 4A हम देखते हैं नया जोड़ा गया है, भाग नंबर 9th A 9th B और हमारे पास जो 11th A हमारे पास है, ये भाग नए जोड़े गए हैं और भाग नंबर 7 को डिलीट भी किया गया था, आप सभी जानते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास नंबर के हिसाब से हम देखें तो 25 भाग है, लेकिन लास्ट नंबर यदि हम देखें तो 1 से लेके हम 22वां भाग है। और आर्टिकल की हम बात करते हैं तो कुल मिला के हमारे भारतीय संविधान के अंदर मैं लिख ही देता हूं, भारतीय संविधान के अंदर भाग की यदि हम बात करते हैं तो मूल संविधान की यदि हम बात करते हैं तो मूल संविधान में हमारे पास कितने भाग थे भाई? 22 भाग हुआ करते थे। वर्तमान में यदि मैं बात करता हूं तो वर्तमान में भी हमारे पास कितने भाग हैं? वर्तमान में हमारे पास 25 भाग है, लेकिन नंबर आप देखोगे तो नंबर आपके पास 1 से लेके 22 ही आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारे पास कुछ भाग ऐसे हैं जैसे 4A हमारे पास बीच में जोड़ा गया, 9th A बीच में जोड़ा गया, 9th B बीच में जोड़ा गया, 14th A जो है ये हमारे पास बीच में जोड़े गए हैं, इसलिए लास्ट नंबर आज भी हमें 22 ही देखने को मिलता है। आर्टिकल या अनुच्छेद की यदि मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद हमारे मूल संविधान के अंदर 395 थे। आज की यदि मैं बात करता हूं तो लगभग हमारे पास 465 के आसपास या 465 प्लस हमारे पास आर्टिकल देखने को मिलते हैं। फिर वही बात यदि आप आर्टिकल की संख्या के हिसाब से बात करते हो तो 1 से लेकर 395 आर्टिकल ही आज आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट आर्टिकल का नंबर हमारे पास 395 ही है। तो आज जैसा मैंने आपको कहा विधिवत और शेड्यूल की यदि मैं बात करता हूं ना, अनुसूचियों की बात करता हूं तो मूल संविधान के अंदर 8 हमारे पास हुआ करती थी, आज हमारे पास 12 है। 9, 10, 11, 12 हमने 4 अनुसूचियां नई जोड़ी है। आज विधिवत रूप से हम भारतीय संविधान की शुरुआत करने वाले हैं, मतलब भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 1 है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 क्या बताता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 शायद जितने हमारे भाग हैं उनमें सबसे छोटा भाग यही भाग होगा, भाग नंबर 1। इसका नाम है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। क्या नाम है भाई? भाग नंबर 1 बात करता है केंद्र के बारे में तथा केंद्र का राज्य क्षेत्र क्या है, कहां तक इसका विस्तार है, भारत के अंदर कौन कौन शामिल होंगे तथा भारत का जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी है, इसका विस्तार कहां तक होगा, इसके बारे में चर्चा करता है भाग नंबर 1। और भाग नंबर 1 के अंदर अनुच्छेदों की यदि हम बात करता हूं तो बहुत ज्यादा अनुच्छेद नहीं है हमारे पास, केवल 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4, केवल 4 अनुच्छेद है। इस 4 अनुच्छेद के अंदर डिफाइन कर दिया गया है कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। आर्टिकल नंबर 1 हम
जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना इन अनुच्छेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तथा जो जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की हम यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। संभावित क्वेश्चन के अंदर तो भाई हर लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे भाग नंबर 1 का नाम क्या है, भाग नंबर 1 में कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद का नाम क्या है, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो हमें एग्जाम के अंदर दिक्कत पैदा कर सकते हैं हमारे लिए, हम उन क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 3 लाइनें लिखी गई हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। सबसे पहले हम जानते हैं पहली लाइन के अंदर क्या लिखा गया है, या इसका पहला जो बिंदु है वो हमें क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 1 की पहली लाइन कहती है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हिंदी में लिख रहा हूं तो क्या लिखा हुआ है भाई, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा भाई, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। और इसी बात को यदि मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा भाई, इंग्लिश में लिखा जाएगा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of state, shall be the union of state। देखो इसी एक लाइन से हमारे लिए कितने क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं, और यदा कदा यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, भारतीय संविधान के अंदर भारत के लिए किन किन शब्दों का उपयोग किया गया है। तो ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान के अंदर भारत के लिए 2 शब्दों का उपयोग किया गया है, भारत और इंडिया। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, ये तो है भारतीय संविधान के अंदर या आर्टिकल नंबर 1 के अंदर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर यदि पूछा जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही शब्द का उपयोग किया गया है, हम भारत के लोग, भारत को एक। भारत का यूज 2 बार किया गया है, लेकिन वहां पर इंडिया वर्ड का यूज नहीं किया गया है। लेकिन आर्टिकल नंबर 1 के अंदर भारत शब्द भी लिखा गया है और इंडिया भी लिखा गया है। देखिए दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा था जो ट्रिकी क्वेश्चन हमारे लिए हैं और जो क्वेश्चन हमें हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन हम फेस करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अंदर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन यदि आता है कि भारतीय संविधान के अंदर भारत के लिए किन किन शब्दों का उपयोग किया गया है, तो 2 हमारे पास शब्द हैं, भारत का उपयोग भी किया गया है और दूसरा किसका भाई, इंडिया का उपयोग भी किया गया है। लेकिन यदि क्वेश्चन आपके लिए भारतीय संविधान नहीं आता, आपके लिए क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना में किन भारत के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो आप भली भांति जानते हो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल भारत शब्द का उपयोग लिखा गया है, हम भारत के लोग। और यदि इंग्लिश के अंदर हम बात करते हैं तो वहां पर इंग्लिश में केवल इंडिया वर्ड का यूज किया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत और इंडिया दोनों का साइमल्टेनियसली उपयोग किया गया है। अब चर्चा का सब्जेक्ट ये आ जाता है कि जो भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 है। आर्टिकल नंबर 1 के अंदर हमने पहले किस शब्द का उपयोग किया है, भारत शब्द का उपयोग किया है, इंडिया शब्द का उपयोग। क्वेश्चन ध्यान से देखना, आर्टिकल नंबर 1 में हमने भारत के लिए दोनों शब्दों का उपयोग किया है, भारत का भी उपयोग किया है और इंडिया का भी उपयोग किया है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में हमने पहले किस शब्द का उपयोग किया है, पहले भारत लिखा है हमने या पहले इंडिया लिखा है। जल्दी से मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में पहले कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, भारत शब्द का उपयोग पहले किया गया है या इंडिया शब्द का उपयोग पहले किया गया है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर भारत का उपयोग किया गया है, कुछ लोग कह रहे होंगे इंडिया का उपयोग किया गया है, और कुछ लोग जो ज्यादा दिमाग वाले हैं वो ये कह रहे होंगे सर आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये कैसा क्वेश्चन हुआ। यदि हिंदी के अंदर हम देखते हैं तो भारत शब्द का उपयोग पहले किया गया है और इंग्लिश में यदि हम देखें तो इंडिया शब्द का उपयोग किया गया है। तो सर ये तो आपका क्वेश्चनिंग गलत हुआ। या तो आप ये पूछो कि हिंदी लैंग्वेज में पहले कौन सा शब्द उपयोग किया गया है, या आप हमसे ये पूछो इंग्लिश लैंग्वेज में पहले कौन सा शब्द उपयोग किया गया है। ये क्वेश्चन
कैसा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग शब्द पहले उपयोग किया गया है। तो ध्यान से देखिए, यदि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे, इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान के अंदर, क्वेश्चन क्या है भाई, भारतीय संविधान के अंदर भारत के लिए, भारतीय संविधान में या आर्टिकल नंबर 1 में भारत के लिए पहले कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, जो पहले शब्द उपयोग किया गया है वो कौन सा शब्द है, तो इसके लिए सही आंसर हमारा इंडिया होगा, न कि भारत होगा। अब आप कहोगे सर नहीं, भारत का उपयोग किया गया, आप इंडिया को सही कैसे मान रहे हो? इंडिया को हम सही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी थी, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन ओनली इन द इंग्लिश। जो भारतीय संविधान की मूल कॉपी थी ना, वो केवल और केवल इंग्लिश में लिखी गई थी, हिंदी में तो उसका ट्रांसलेशन किया गया था। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंग्लिश में लिखा गया था, इसलिए भारत के लिए जो पहला शब्द उपयोग किया गया वो इंडिया किया गया, इंडिया दैट इज भारत। तो पहले क्या लिखा गया है, इंडिया वर्ड का उपयोग किया गया है। और ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे पास यदा कदा देखने को मिलते हैं, तो मैं इनको तो रफ करता हूं, आपने देख लिया होगा। इसके अलावा भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया गया है। ऑप्शन में आपके लिए दिया जा सकता है हिंदुस्तान का, भारत का, भारतवर्ष का, हिंद का, आर्यवृत्त का। तो ये जो भी मैंने आपको नाम बताए, चाहे आर्यवृत्त की हमने बात की, चाहे हमने किसकी बात की, हिंदुस्तान की बात की, चाहे हिंद की बात की, चाहे भारतवर्ष की हमने बात की, इन शब्दों का उपयोग भारतीय संविधान में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, भारत की जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा भारत का संविधान लिख रही थी, उस संविधान सभा की बहस के अंदर या बैठकों के अंदर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इन शब्दों का उपयोग जरूर किया गया था। तो यदि बाई चांस कोई पूछ लेता है कि संविधान सभा के अंदर किन किन शब्दों का उपयोग किया गया भारतीय संविधान के लिए, कहां पर भाई, भारतीय संविधान की जो निर्मात्री हमारे पास सभा थी, जिसको हम कहते हैं संविधान सभा, तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान में या संविधान सभा ने अपने बहस के दौरान भारत के लिए किन किन शब्दों का उपयोग किया, तो वहां पर हम आपको बता सकते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का भी उपयोग किया गया था, हिंद शब्द का उपयोग भी किया गया था, भारत शब्द का उपयोग भी किया गया था, भारतवर्ष शब्द का उपयोग भी किया गया था, और आर्यवृत्त शब्द का उपयोग भी किया गया था, क्योंकि आप सभी जानते हो ये सभी के सभी हिंदुस्तान के या भारत के पर्यायवाची है। तो संविधान सभा के अंदर इन सभी शब्दों का उपयोग किया गया था। इसमें कोई हो सकता है कि इनके अलावा भी किन्हीं 2-4 शब्दों का उपयोग और किया गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम आर्टिकल नंबर 1 को हम देख रहे हैं, वहां पे क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। हमने अभी तक जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 के पहले 3 अक्षर हैं उन्हीं के बारे में ही जानकारी प्राप्त की है। अब मैं आगे चलता हूं, क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भारतीय संविधान के तहत जो भारत की जो प्रकृति बताई गई है वो कैसी बताई गई है भी, राज्यों का संघ होगा। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन में आता है संघात्मक शासन व्यवस्था है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, किस तरह की शासन व्यवस्था है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना और उसके बाद आंसर देने की क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, ये मेरा क्वेश्चन है। और ऑप्शन में मैंने आपको दिए हैं, ए में मैंने आपको दे दिया संघात्मक, आपने पढ़ा होगा भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, पढ़ा होगा डेफिनेटली। बी में मैंने आपको दे दिया अर्ध संघात्मक, आप कहोगे सर ये तो हमने ज्यादा पढ़ा हुआ है कि भारत की स्ट्रक्चर जो है अर्ध संघात्मक है। सी में आपने पढ़ा होगा एकात्मक, भारतीय संविधान की कुछ एक विशेषताएं ऐसी हैं जो एकात्मक है। और डी में मान लो आपको दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है भाई, राज्यों का संघ। डी में क्या दे दिया जाता है, राज्यों का संघ। ऑप्शनल एग्जाम जो भी होता है ना, जिसके अंदर ए ब स द दिए होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यदि आप नंबर लेना चाहते हो, या मैं ये कह दूं कि आप गलती की संभावनाएं कम से कम यदि करना चाहते हो, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर होता है ना, वो हमें आंसर देना होता है। यदि हम पहली नजर में देखें भारत की शासन व्यवस्था कौन सी है, अगर हमने केवल ए पढ़ा संघात्मक तो हमारा सही है, हम संघात्मक पे टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन -1 लेके आ जाएंगे। यदि हम थोड़ा सा गहराई से जाएं तो हमें पता है क्वासी फेडरल सिस्टम हमारा है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, हम कहाँ पे टिक मारेंगे भी, अर्ध संघात्मक में। यदि हमने आगे वाले ऑप्शन नहीं पढ़े तो हम इसको टिक मार के आएंगे, -1 लेके आ जाएंगे। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा भाई,
भाई, इसका सही आंसर है भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ स्पष्ट लिखी हुई लाइन है, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का एक संघ है। लेकिन मान लो क्वेश्चन इस हिसाब से होता, हमारा डी ऑप्शन जो है राज्यों का संघ हमारे पास नहीं दिया होता, और यहां पर हमारे पास क्या दे दिया जाता भाई? यहां पर हमारे पास दे दिया प्रधानात्मक व्यवस्था या कुछ और हमारे यहां दे दिया जाता, तो हमारा जो बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए था वो हमारा क्या हो जाता है भाई? इस कंडीशन के अंदर हमारा सही आंसर होता है बी, क्योंकि हमारे यहां पर अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। और यदि अर्ध संघात्मक भी ऑप्शन में नहीं होता तब हमारा ऑप्शन क्या होता? ए। तो आपने ऑप्शन देख के आंसर लगाने हैं। ये वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत करने की तरफ मोटिवेट करते रहते हैं, और हम क्वेश्चन को जानते हुए भी हम क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। तो हमारा ढांचा जो है अर्ध संघात्मक है। वैसे तो यदि राज्यों का संघ दिया गया है तो उत्तर राज्यों का संघ सही होगा, यदि राज्यों का संघ नहीं दिया गया है तो उत्तर क्या होगा? अर्ध संघात्मक। क्योंकि जो शासन व्यवस्था है ना वो दो प्रकार की होती है। एक हमारे पास होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी हमारे पास होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं, वरना जब हम भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे होंगे, हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे तब उसके बाद देखेंगे कि क्या वास्तव में भारतीय संविधान के अंदर ये विशेषताएं हैं या नहीं है। पढ़ने के बाद हमें अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने वो टॉपिक अभी आपको नहीं करवाया। जब हम भारतीय संविधान की विशेषताएं कर रहे होंगे तब आपको बताऊंगा संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। अभी मोटे मोटे तौर पर बताता हूं। संघात्मक के अंदर कम से कम दो सरकारें होती है, एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी हमारे पास होती है राज्य सरकार। एकात्मक के अंदर केवल एक ही सरकार होती है, उसे कुछ भी कह दो, केंद्र सरकार कह दो या राज्य सरकार कह दो। संघात्मक के अंदर केंद्र तथा राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा होता है, जैसे हमारे यहां पर हुआ है। विषयों का बंटवारा हमारे यहां पर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, पावरफुल हमारे पास क्या होता है? केंद्र ही होता है। तो ये संघात्मक व्यवस्था होती है और ये क्या होती है? एकात्मक व्यवस्था। यदि भारतीय शासन को हम देखें तो भारतीय शासन न ही पूर्णतः संघात्मक है न ही पूर्णतः एकात्मक है। आधे गुण हमें संघात्मक वाले मिलते हैं और आधे गुण हमारे क्या मिलते हैं? एकात्मक वाले मिलते हैं, जहां पर केंद्र सरकार हमारे पास ज्यादा पावरफुल बनाई गई है। तो इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को हम कैसे कहते हैं भाई? अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यदि हमारे पास ऑप्शन के अंदर राज्यों का संघ नहीं होता तो उत्तर सही क्या होता? अर्ध संघात्मक होता। लेकिन ऑप्शन के अंदर राज्यों का संघ है तो उत्तर हमारा राज्यों का संघ सही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इन्हीं शब्दों का उपयोग किया गया है। तो अभी तक हमने केवल भारतीय संविधान की जो पहली लाइन है ना, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 की, उसी को जाना है। और यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन को करने की मैंने, और उनका जो ऑप्शन पॉसिबल ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है उसको मैंने बताने की कोशिश की है। तो फिर आता हूं मैं आर्टिकल नंबर 1 के अंदर। आर्टिकल नंबर 1 की पहली बात जो हमें कहती है, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। दूसरी बात क्या कहती है? दूसरी बात ये कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कौन कौन आएंगे? ये कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर 3 लोग आएंगे। भारत की जो टेरिटरी है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर 3 लोग आएंगे। 3 लोग कौन कौन? पहला आएंगे राज्य, जिन्हें हम स्टेट कहते हैं। दूसरा हमारे यहाँ आएंगे संघ शासित प्रदेश, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कहते हैं, संघ शासित प्रदेश। और तीसरा ये कहते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे यहां आएंगे अर्जित प्रदेश। अर्जित प्रदेश, एक्वायर्ड स्टेट, वो प्रदेश जो न ही हमारे पास राज्य हैं, न ही हमारे पास संघ शासित प्रदेश हैं, परंतु भारत का हिस्सा है। भारत ने किसी दूसरे राज्य से, किसी दूसरे देश से उनको एक्वायर किया है, अर्जित किया है, जीता है। तो ये कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर 3 लोग आएंगे, राज्य आएगा, संघ शासित प्रदेश आएगा और अर्जित प्रदेश आएंगे। इन सभी से मिलके क्या बनेगा भाई? भारत बनेगा। और उसके बाद तीसरी बात में ये लिखा गया है कि राज्य के अंदर कौन कौन सा एरिया आएगा, या राज्य की बाउंड्री हमारे पास कहां से कहां तक आएगी?
जो संघ शासित प्रदेश है उसके अंदर कौन कौन सा एरिया आएगा, उसकी बाउंड्री कहां से कहां तक आएगी, या उसका गठन हम कैसे करेंगे, किस अधिनियम के तहत करेंगे, या जो वर्जित प्रदेश है, इन तीनों के बारे में जो कुछ भी आपने जानकारी लेनी है उस जानकारी के लिए आपको जाना पड़ेगा अनुसूची नंबर 1 के अंदर। क्योंकि हमने जब भारतीय संविधान की अनुसूचियां की थी तो अनुसूची नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, अनुसूची नंबर 1 में लिखा हुआ है भारत का राज्य तथा उसकी राज्य क्षेत्र, हर एक राज्य के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ क्या लिखा है, भारत के राज्य तथा उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची नंबर 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। क्या लिखा है भाई, भारत के राज्य तथा, राज्य के अंदर ये तीनों आगे भी राज्य, संघ शासित प्रदेश तथा अर्जित प्रदेश, राज्य तथा राज्य क्षेत्र वे होंगे जिन्हें अनुसूची नंबर 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है, विनिर्दिष्ट किया गया है। अब ध्यान से देखना, यहां से भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न में से किस किस को शामिल किया गया है, ए बी सी और डी में उपरोक्त से भी दे दिया गया, तो इन तीनों को शामिल किया गया है। अगली बात, क्वेश्चन ये आ जाता है, भारत के राज्य क्षेत्र को कौन से अनुच्छेद के अंदर परिभाषित किया गया है। यदि आपने संविधान को पढ़ रखा है, इसमें गलती कैसी होती है मैं आपको ये बताता हूं। यदि आपने भारतीय संविधान को पढ़ रखा है ना, तो आप एक आर्टिकल नंबर 12 को आप जानते हो। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, राज्य क्या होगा। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, भारत के राज्य क्षेत्र को कहां परिभाषित किया गया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है भारत के राज्य क्षेत्र को कहां पर परिभाषित किया गया है, या कौन से आर्टिकल में इसकी परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन ये आता है, जैसे ही आप ये पढ़ते हो भारत में राज्य को कहां परिभाषित किया गया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना घोट कर पी लिया होता है कि आपके दिमाग में सीधा आता है आर्टिकल नंबर 12, और आप इसका आंसर क्या दे आते हो भाई, आप इसका आंसर देख के आ जाते हो आर्टिकल नंबर 12, या कई लोगों के दिमाग में आर्टिकल नंबर 36 जो हमारा डीपीएसपी का है वो आपके दिमाग में आ जाता है। लेकिन वहां पर मैं आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 12 हो चाहे आर्टिकल नंबर 36 हो, वहां पर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि फंडामेंटल राइट के लिए हमारे राज्य कौन होगा और डीपीएसपी के लिए हमारे लिए राज्य कौन होगा। वहां राज्य शब्द को परिभाषित किया कि राज्य कौन होगा, लेकिन यहां पर राज्य क्षेत्र की बात हो रही है। द टेरिटरी, जो एरिया हमारे लिए होगा उस एरिया की बात हो रही है। तो राज्य क्षेत्र को परिभाषित कहां किया गया है, राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है आर्टिकल नंबर 1 के अंदर। जो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हूबहू आने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखो, हमने अभी तक एक ही आर्टिकल किया है और एक आर्टिकल के अंदर कितनी बातें जान ली, और लास्ट में हमने जाना कि भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में यदि आपने डिटेल में जानकारी लेनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा भाई, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भाई मैं आपको बार बार सजेशन देता हूं, आपका टीचर होने के नाते, बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी आप मानते हो उसके नाते आपको एडवाइस देता हूं कि आप यदि इन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मत मानिए, फ्री में मिली हुई चीज़ की कदर करना सीखिए। यदि कदर करोगे आप तो इनकी साथ के साथ आप पेपर और पेन लेके नोट्स जरूर बनाइएगा। यदि आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाने का फायदा ये होगा, एक तो आपको समझ आ जाएगा, दूसरा जिस टाइम आपका एग्जाम होगा यदि आप उस टाइम रिवीजन भी कर लिया आपने उस नोट्स को, तो आप अपने दूसरे साथियों से कहीं ज्यादा मार्क्स लेके आप एग्जाम को पास करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम के नंबर ज्यादा से ज्यादा आए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज ज्यादा आए या मुझे यूट्यूब से इनकम ज्यादा हो, मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप बार बार वीडियो देखो। मैं ये चाहता हूं कि आपका टाइम कम से कम खराब हो, एक बार वीडियो देख लो आपके लिए काफी है, उसके बाद आप वीडियो को बार बार मत देखना, आप अपने नोट्स के द्वारा ही रिवीजन करना, ताकि जो लास्ट हमारा टारगेट है ना, सभी का, मेरा हो चाहे आपका हो, यही टारगेट है कि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो। आपने जो गोल डिसाइड किया हुआ है उस गोल को लेके आप भटको नहीं, बार बार नहीं भटको। आप जो इस बार एग्जाम देने वाले हो वो एग्जाम आपकी जिंदगी के अंदर नौकरी पाने के लिए अंतिम एग्जाम हो। हमारी यही इच्छा है और यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं, जो आप जी जान से जुटे हुए हो, यही हम चाहते हैं। तो ये हमने देखा कि भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंदर हमें बहुत सी कंफ्यूजन रहती है। आज हम हर तरीके के कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं।
आर्टिकल नंबर 2 कहता है यदि किसी बाहरी राज्य को इंडिया के अंदर जोड़ना है या बाहरी राज्य की इंडिया के अंदर स्थापना करनी है तो उसके लिए जो भी प्रोसेस होगा वो हमारे पास आर्टिकल नंबर 2 के अंदर लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, किसी भी बाहरी राज्य को भारत में शामिल करने या स्थापित करने, एक ही बात है, शामिल करने या स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में कहाँ वर्णन किया गया है भाई, आर्टिकल नंबर 2 के अंदर वर्णन किया गया है। दूसरा यदि मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 3, इसी का ही बिछड़ा हुआ भाई हमारे पास क्या है, आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि यदि भारत के भीतर ही हमें किसी भी राज्य के अंदर कोई परिवर्तन करना है, कोई बदलाव करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ध्यान से देखना। ये तो बात करता है भारत के बाहर की यदि किसी राज्य को इंडिया में जोड़ना है, और ये बात करता है भारत के भीतर ही किसी राज्य में परिवर्तन करने या बदलाव करने की प्रक्रिया, परिवर्तन करने या बदलाव करने की प्रक्रिया का जिक्र हमारे पास कहां किया गया है भाई, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर किया गया है। दोनों ही काम, चाहे भारत के भीतर हमें किसी तरह का कोई चेंज करना हो, चाहे हमें भारत के बाहर के किसी राज्य को शामिल करना हो, ये दोनों ही पावर किसको दी गई है भाई, दोनों ही पावर दी गई है भारत की संसद को। दोनों की दोनों पावर किसको दी गई है, भारत की संसद को दी गई है। पहले हम आर्टिकल नंबर 2 के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। यदि हमें किसी बाहरी राज्य को इंडिया में शामिल करना है, बात कर रहे हैं किसी बाहरी राज्य की, किसी बाहरी राज्य को जो अब तक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है और हम उसको इंडिया के अंदर शामिल करना चाहते हैं, तो कौन शामिल कर सकता है, केवल और केवल संसद शामिल कर सकती है। और कैसे शामिल कर सकती है भाई, एक बात याद रखना, संसद जो भी काम करती है ना वो कानून बना के करती है। तो संसद कैसे करेगी भाई, कानून बना के ही करेगी। पहली बात संसद शामिल करेगी और दूसरा संसद कैसे करेगी, कानून बनाकर। और यदि मैं बात करता हूं हमारे संविधान की भाषा की, संविधान में लिखा हुआ है विधि बनाकर। कानून को भाई विधि कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है, तो जो संविधान के शब्द है तो टिपिकल शब्द है, शुद्ध हिंदी के शब्द है। कानून जो हमारे पास उर्दू फारसी का शब्द है, वहां से लिया गया शब्द है। तो संसद विधि बनाकर किसी भी बाहरी राज्य को भारत के अंदर शामिल कर सकती है। इसके अलावा हमें जानने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं, यदि भारत के अंदर ही किसी राज्य के अंदर परिवर्तन करना हो, परिवर्तन क्या क्या किए जा सकते हैं, भारत के अंदर ही परिवर्तन की बात करता हूं तो हमारे पास 5 तरह के परिवर्तन यहाँ लिखे गए हैं। पहला है कि मान लो भारत में किसी नए राज्य का गठन करना हो, जैसे हाल ही के अंदर हमने देखा तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया है। यदि भारत में किसी नए राज्य का गठन करना है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, आर्टिकल नंबर 3 में लिखा गया है। नंबर 2, यदि मान लो भारत का कोई भी राज्य है उसकी सीमाओं के अंदर परिवर्तन करना है, क्या करना है भाई, भारत के राज्य की जो पहले से ही भारत के अंदर है और उस राज्य की सीमाओं में क्या करना है भाई, सीमाओं में परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसा हो सकता है, परिवर्तन को इन्होंने कहा है कि सीमा में परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसकी सीमा को बढ़ाया जाए, सीमा के अंदर वृद्धि की जाए, बड़ा की छोटा राज्य था उसके अंदर कोई एरिया और जोड़ दिया गया, या उसकी सीमा के अंदर क्या किया जाए, कमी की जाए, हवास किया जाए, ये भी किया जा सकता है। और तीसरा क्या किया जा सकता है, राज्य का यदि नाम परिवर्तन करना है, राज्य का क्या करना है भाई, नाम में परिवर्तन करना है। तो इन सभी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हमारे पास होगा उसके बारे में वर्णन कहाँ किया गया है, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। फिर ध्यान से देखना आर्टिकल नंबर 2 और 3 में डिफरेंस क्या है। ये उन राज्यों की बात करता है जो पहले से ही इंडिया के अंदर हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 2 उन राज्यों की बात करता है जिनको अब हमें इंडिया के अंदर मिलाना है, पहले से इंडिया के अंदर नहीं है। इसकी प्रक्रिया क्या है, सेम मैंने जैसे कहा ये पावर भी संसद के पास है, ये पावर भी किसके पास है भाई, संसद के पास है। पहली बात तो ये है कि ये जो परिवर्तन वगैरह करने हैं कौन कर सकता है भाई, भारत की संसद कर सकती है। यदि किसी राज्य ने अपना नाम चेंज करना है तो राज्य अपना नाम खुद चेंज नहीं कर सकता, राज्य का नाम चेंज करना है तो कौन करेगा, केवल और केवल भारत की संसद ही चेंज कर सकती है। दूसरा हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया हमारे पास क्या है,
प्रोसेस हमारे लिए क्या है, तो प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान सा डिफिकल्ट प्रोसेस हमारे पास है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी प्रक्रिया जो है ना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति क्या करते हैं, जिस भी राज्य में इनमें से कोई भी परिवर्तन करना हो, नया राज्य बनाना हो, तोड़ना हो, किसी को घटाना हो, बढ़ाना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि ये जो प्रस्ताव है ना, इस प्रस्ताव को भेजते हैं संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास। संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं। सपोज करो कि राजस्थान के कल को 2 टुकड़े करने की बात हो जाए, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जो राजस्थान के टुकड़े करने का जो प्रस्ताव है उसको कहाँ भेजेंगे, राजस्थान की विधानसभा के पास भेजेंगे। अब राजस्थान की विधानसभा को कहेंगे कि आप इस प्रस्ताव के ऊपर क्या दो भाई, अपनी राय दो। आप इस प्रस्ताव के ऊपर अपनी राय दो, क्योंकि हम आपके स्टेट को बांट रहे हैं, आप हमें राय दे दो कि बांटना है, कैसे बांट दूं जी, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कि आप बांटवाना चाहते हो कि नहीं बांटवाना चाहते, आप केवल राय दे सकते हो। और आपने अपनी राय दी और आपने अपनी राय वापस किसको भेज दी भाई, राष्ट्रपति जी को भेज दी। तो तीसरा स्टेप है कि इन्होंने राज्य विधानमंडल ने अपनी राय दी है और राय इन्होंने किसको भेज दी है, राष्ट्रपति को वापस दे दी है। तो राष्ट्रपति राय लेता है, जैसे ही राय वापस आती है तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति क्या करता है, इस प्रस्ताव को भेज देता है संसद के अंदर। विधानमंडल की राय को कहां भेज देता है, संसद के अंदर भेज देता है। भाई विधानमंडल ने तो ऐसा कहा है, अब संसद के पास विशेषाधिकार है कि ये विधानमंडल की राय को माने या न माने। तो विधानमंडल की केवल राय ली गई है, उसकी राय बाध्यकारी नहीं है। संसद के पास पूर्णतः विशेषाधिकार है कि ये विधानमंडल की राय को मानती है या नहीं मानती है। मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ठीक है। फिर क्या करती है संसद, क्या बनाती है भाई, विधि बनाती है या कानून बनाती है। संसद ने बनाया कानून और कानून बनाया, कानून हो गया पास और कानून पास हो गया। तो जो भी परिवर्तन संसद करना चाहती थी इनमें से, चाहे नए राज्य बनाना चाहती थी, चाहे सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती थी, चाहे नाम में परिवर्तन करना चाहती थी, वो हमारा काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आर्टिकल नंबर 3 के लिए हमें इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 2 की हम बात करते हैं तो ऐसा लंबा प्रोसेस नहीं है। संसद जो है डायरेक्ट क्या कर लेती है भी, कानून बना के किसी भी बाहरी स्टेट को इंडिया के अंदर एक्वायर कर सकती है। तो आर्टिकल नंबर 2 तथा आर्टिकल नंबर 3 नए राज्यों की स्थापना के बारे में बात करते हैं। फिर बताता हूं डिफरेंस क्या है। आर्टिकल नंबर 2 बात करते हैं बाहरी राज्यों के बारे में और आर्टिकल नंबर 3 बात करता है भारत के ही भीतर। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कम से कम जो कुछ मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं उसको तो आप अपने नोटबुक के अंदर लिखते ही रहिए। उसके बावजूद भी आप, मेरा इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आप नहीं नोट करते हो, तो भाई एक काम तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसकी आपके पास तो सुविधा है ना, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, सब कुछ आपके सामने लिखा होता है, स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो ताकि कल को रिवीजन करने के लिए आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़े, आपके पास कुछ ना कुछ तो हो। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के बारे में हमने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली है। भाई बीच में हमारे लिए एक आर्टिकल नंबर 2A और जोड़ा गया था। अब हमारे पास आर्टिकल नंबर 2A नहीं है, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया था। आर्टिकल नंबर 2A जो सिक्किम को एक नया स्टेट बनाता था, सहसंबद्ध राज्य जिसको हम बोलते हैं, एसोसिएट स्टेट बनाया था सिक्किम को, और एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल नंबर 2A, जिसमें लिखा था कि सिक्किम भारत का क्या होगा भाई, सहसंबद्ध या एसोसिएट स्टेट होगा। और एसोसिएट स्टेट के लिए क्या क्या हम करेंगे, उसके लिए क्या क्या हमारी सुविधाएं होंगी, इसके बारे में हमने प्रावधान किया था। एक नई अनुसूची जोड़ी थी, शेड्यूल नंबर 10, और वो लगभग 1 साल के बाद या उसी साल के हम लास्ट में हम कह दें 5-6 महीनों के बाद उसको हटा दिया गया था। अब वो आर्टिकल नहीं है तो उसकी चर्चा करना हमारे लिए बेमानी है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब हम सीधा चलते हैं आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 2 बातें कहता है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कहता है कि हमने जो आर्टिकल नंबर 2 के अंदर चेंज किया है
या हमने आर्टिकल नंबर 3 के तहत चेंज किया है, मतलब किसी बाहरी स्टेट को इंडिया के अंदर मिलाया है या इंडिया के ही किसी स्टेट में कोई अल्टर किया है, परिवर्तन किया है, तो दोनों के लिए ही हमें क्या करने पड़ेगा भाई, शेड्यूल नंबर 1 तथा शेड्यूल नंबर 4 के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि शेड्यूल नंबर 1 में क्या लिखा है, भारत का राज्य क्षेत्र, यदि हमने क्या कर दिया, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा दिया या कम कर दिया तो आपको लिखना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 1 के अंदर। और शेड्यूल नंबर 4 क्या कहती है, राज्यसभा के मेंबर, यदि आपने राज्य को 2 भागों में बांट दिया तो वहां की राज्यसभा के मेंबर भी आपको बांटने पड़ेंगे, तो शेड्यूल नंबर 4 के अंदर भी लिखने पड़ेंगे कि इस राज्य के अंदर अब इतने मेंबर होंगे राज्यसभा के और इस राज्य के अंदर इतने मेंबर राज्यसभा के होंगे। तो दोनों ही आर्टिकल में यदि आप चेंज करो, चाहे आर्टिकल नंबर 2 के अंदर चेंज करो, चाहे आर्टिकल नंबर 4 के अंदर चेंज करो, जैसे ही आपने यहाँ चेंज किया तो शेड्यूल नंबर 2 में भी चेंज होगा, शेड्यूल नंबर 1 में भी चेंज होगा और शेड्यूल नंबर 4 में भी चेंज होगा। लेकिन वहां पर चेंज करने के लिए आपको कोई अलग से प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 2 में चेंज करते हो, जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 3 के तहत कोई संशोधन करते हो, अपने आप स्वतः ही शेड्यूल नंबर 1 तथा शेड्यूल नंबर 4 में यदि चेंज की जरूरत है तो अपने आप हो जाएगा। तो लिख लो क्या लिखी हुई है, पहली बात लिखी गई है, यदि आर्टिकल नंबर 2 या 3 के तहत, यदि आर्टिकल नंबर 2 या 3 के तहत किसी भी तरह का परिवर्तन किया जाता है, किसी भी तरह का परिवर्तन किया जाता है, या संविधान के अकॉर्डिंग मैं सही शब्द लिखूं, किसी भी तरह का संशोधन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो उसके अनुसार शेड्यूल नंबर या अनुसूची नंबर 1 तथा 4 में आवश्यक परिवर्तन स्वतः ही हो जाएंगे, आवश्यक परिवर्तन स्वतः ही हो जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि कोई ऑटोमेटिक जादू होगा कि हो जाएंगे आपको तो करने ही पड़ेंगे, मतलब उसके लिए कोई अलग से प्रोसेस बनाने की, अलग से नियम बनाने की या अलग से कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपने यहाँ चेंज किया आप वहाँ भी ऑटोमेटिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या लिखी गई है, दूसरी बात लिखी गई है कि आप आर्टिकल नंबर 2 तथा आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो भी परिवर्तन करते हो, ये सारे के सारे परिवर्तन या ये सारे के सारे संशोधन जो है साधारण बहुमत से किए जा सकेंगे। इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 368 में जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात क्या कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 2 या 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं वे सारे के सारे परिवर्तन कैसे किए जाएंगे भाई, साधारण बहुमत से किए जा सकेंगे, साधारण बहुमत से किए जा सकेंगे। और इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 368 में जो प्रक्रिया बताई गई है, आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 368 बात करता है भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीकों से हो सकता है, संविधान में संशोधन किन किन तरीकों से हो सकता है उनकी बात करता है। और आर्टिकल नंबर 268 में यदि मैं बात करता हूं तो केवल 2 ही तरीके हमें बताए गए हैं। पहला बताया गया है हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा हमारे पास बताया गया है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट्स का क्या भाई, रेक्टिफिकेशन अनुमोदन, उसकी बात की गई है। लेकिन ये क्या कहता है, ये मैं आपको भी दोबारा समझाऊंगा, ठीक है ना। आप ये मत कहना कि सर ने तो क्या लिख दिया, अंग्रेजी से लिख दी, पता नहीं चला, बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लो, इतनी टेंशन में मत आया करो भाई, मजे से पढ़ो यार, टेंशन फ्री होके पढ़ो। तो पहली बात क्या कहता है, यदि आर्टिकल 2 तथा 3 के तहत संशोधन हुआ तो शेड्यूल नंबर 1 में संशोधन करने की जरूरत पड़ी, शेड्यूल नंबर 4 में संशोधन करने की जरूरत पड़ी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, जो भी आप संशोधन करने वाले हो 2 या 3 के लिए, उसके लिए आपको 368 के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो ये प्रक्रिया बताई गई है, कठिन प्रक्रिया बताई गई है, इसको अपनाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कर सकते हो भाई, साधारण बहुमत से भी कर सकते, साधारण बहुमत से कर सकते हो, आपको किसी फालतू प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन कई बार इस तरह से आ जाता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन, क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है,
भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है। जो तीन तरीके, ये जो तरीके हैं उनका थोड़ा सा आइडिया हम आज लेंगे, ब्रीफ के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये तरीके यहाँ आ रहे हैं तो एक बार आपके मन में क्यूरियोसिटी है भी क्या होते हैं तो बताऊंगा, लेकिन हम आगे डिटेल के अंदर आर्टिकल 368 को या पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन सा तरीका है, क्या प्रोसेस है और कब कब अपनाया जाता है। टेंशन मत लो, एक एक बात जो आपके दिमाग में आ सकती है उसको अपने शांत करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली जब हम पूरा सिलेबस कर लेंगे तो आपकी, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी के लिए आपके माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहना चाहिए, इतना हम अच्छे से पॉलिटी को करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन हमारा है, संविधान में संशोधन, जो भारत का संविधान है उसमें संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान में संविधान को संशोधित करने के कितने तरीके बताए गए हैं। ऑप्शन ए में आ सकता है 2 तरीके, बी में आ सकता है 3 तरीके, सी में आ सकता है 4 तरीके और डी में आ सकता है 5 तरीके। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरीकों से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन मेरे लिए सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आर्टिकल नंबर 368 में, आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन के कितने तरीके बताए गए हैं। पहले तो आप ये बताओ कि जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर लग रहा है या नहीं लग रहा। नहीं कह दो सर दोनों क्वेश्चन एक ही है, फिर मैं फालतू माथापच्ची कर रहा हूं आपके साथ। दोनों क्वेश्चन में अंतर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। पहला क्वेश्चन जो है ये जनरल क्वेश्चन है, ये बात करता है कि यदि भारतीय संविधान को आपने संशोधित करना है तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन है, विशेष एक आर्टिकल की ही बात कर रहा है, वो कहता है कि आर्टिकल नंबर 368 में कितने तरीके बताए गए हैं। तो यदि पहला क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन का हमारे लिए उत्तर होगा 3 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके, पहला साधारण बहुमत से, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट का रेक्टिफिकेशन हम करने वाले हैं। लेकिन दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करता हूं कि आर्टिकल नंबर 368 में कितने तरीके बताए गए हैं तो वो तो भाई 2 ही बताए गए हैं, पहला ये तरीका बताया गया है और दूसरा ये तरीका बताया गया है। तो इसका आंसर हमारे लिए क्या होगा, ए आंसर होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए क्या होगा भाई, बी होगा। फिर बात करता हूं, मैं आपको केवल वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा है और आपके द्वारा गलती किए जाने की संभावनाएं उससे भी ज्यादा है। तो हमें पता होता है कि संशोधन 3 तरह से हो सकता है, उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि 368 से संशोधन कितना तरीके से हो सकता है, तो हम 3 मार्क के आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 368 में कितने तरीके बताए हैं भाई, केवल और केवल 2 ही तरीके बताए गए हैं। तो ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 था, या मैं कह दूं दूसरे शब्दों के अंदर भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 था। लेकिन यदि मैं आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर दूंगा तो आपके माइंड के अंदर रहेगा कि सर आपने संविधान संशोधन के तरीके तो हमें बताए ही नहीं, क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ दिया, क्लियर किया ही नहीं। तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है उसको क्लियर जरूर करूंगा। इतना तो जरूर बताऊंगा कि एक बार आपके मन के अंदर जो भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, वो शांत जरूर हो जाएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं, ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं भाई, फिर बता रहा हूं, पूरे डिटेल के अंदर नहीं बताने वाला, केवल ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। उसके अंदर आप हेडिंग में लिख सकते हो भारतीय संविधान में संशोधन के तरीके। भारतीय संविधान में संशोधन के तरीके। भारतीय संविधान में संशोधन के कितने तरीके हैं, और भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है 3 तरीकों से। कितने तरीकों से भाई, 3 तरीकों से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत से, जो कहां लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 4 के अंदर लिखा गया है कि आप साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हो। दूसरा जो तरीका बताया गया है, दूसरा और तीसरा, ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 368 में, और यहाँ पर जो हमारे पास तरीका है वो कहता है विशेष बहुमत से। स्पेशल मेजोरिटी में लिखा था विशेष बहुमत से, क्या होता है हम देखेंगे। और तीसरा तरीका जो है ये इससे भी एक कदम आगे हो गया, वो कहता है आपके पास विशेष बहुमत तो होना ही होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, आपके पास जो भारत में कुल राज्य है उनसे आधे राज्यों का अनुमोदन भी आपके पास होना चाहिए। आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का क्या होना चाहिए भाई, अनुमोदन होना चाहिए। एक एक हम देखते हैं क्या क्या होता है। साधारण बहुमत क्या है, साधारण बहुमत है
कि यदि आप जिस भी हाउस की बात कर रहे हो, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे हम राज्यसभा की बात करें, यदि हाउस के अंदर आपकी गणपूर्ति हो गई है, भाई ये तो आप जानती हो कि यदि हाउस के अंदर 1/10 मेंबर उपस्थित नहीं है तो हाउस ही नहीं चलेगा। तो हाउस को चलाने के लिए गणपूर्ति तो जरूरी है, तो कम से कम गणपूर्ति वाले मेंबर तो होने ही होने चाहिए। यदि उतने मेंबर भी नहीं है तो हाउस ही नहीं चलेगा, बात ही खत्म हो गई। तो पहली बात तो है कि आपकी गणपूर्ति हो जानी चाहिए, कोरम की जो पूर्ति है 1/10 मेंबर जो है आपके टोटल मेंबर के वो आ जाने चाहिए। और यदि 1/3 मेंबर आ गए हैं, 1/10 मेंबर जो है वो आ गए हैं, तो उसके बाद जितने भी लोग हैं और वो जितने भी लोग क्या दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उन वोट देने वाले लोगों के आधे से ज्यादा लोगों ने यदि आपके फेवर में वोट दे दिया तो हम क्या कह देंगे भाई, साधारण बहुमत। दो बातें आप याद रखो। पहली बात क्या है भाई, गणपूर्ति पूरी होनी चाहिए, गणपूर्ति से पहले तो नहीं हो सकता, गणपूर्ति हो जाने के बाद या होने पर। और दूसरी बात हमारे पास है, जो लोग उपस्थित हैं, कुल की हम बात नहीं कर रहे, जो लोग उपस्थित हैं या जो लोग वोट दे रहे हैं, जो लोग सदन के अंदर हाजिर हैं या जो लोग वोट दे रहे हैं, उनका 50% + 1, ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई, ये हमारे पास कहलाता है साधारण बहुमत। मान लो हम बात करते हैं लोकसभा की, कितनी सीटें हैं भाई हमारे पास लोकसभा के अंदर, जानते हैं आप। राज्यसभा की बात करें कितनी सीटें हैं, ये भी मैं बताऊंगा तो बेमानी होगी ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। मैं क्यों बताऊं भाई, आप जानते हो। वहां पर यदि गणपूर्ति हो गई है, 55 सीटें हमें चाहिए, पूरी आ चुकी हैं, यहाँ 25 सीटें चाहिए, पूरी आ चुकी हैं। उसके बाद सपोज करो राज्यसभा की या लोकसभा के अंदर सपोज करो 60 मेंबर उपस्थित हुए, किसी दिन लोकसभा के अंदर 60 मेंबर उपस्थित हुए और हमें किसी बिल को पास करना है और लिखा गया उस बिल को पास कैसे कर सकते हो भाई, साधारण बहुमत से पास कर सकते हो। तो यदि उस 60 मेंबर में से 31 मेंबर, आधे से एक ज्यादा हो गया ना, आधा हुआ 30, 30 + 1 31 मेंबर, यदि 31 मेंबर उस बिल को पास करने के लिए हाँ कह देंगे, उस बिल के फेवर में बात कर देंगे, तो बिल क्या हो जाएगा भाई, पास हो जाएगा। 31 मेंबर भी पास कर सकते हैं। केवल ये है गणपूर्ति आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर मैटर नहीं करता कितने लोग हैं, साधारण बहुमत के अंदर तो ये होता है। दूसरा हम बात करते हैं विशेष बहुमत के अंदर क्या होता है। तो विशेष बहुमत के अंदर दो बातें ध्यान रखी जाती है। पहली बात, जितने भी कुल मेंबर आपके हाउस के अंदर है, जितने भी क्या है भाई आपके हाउस में कुल मेंबर है, कुल मेंबर का 50% + 1 होना ही होना चाहिए। पहली बात क्या है भाई, कुल सदस्यों का 50% + 1, कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए भाई, 50% + 1 होना चाहिए। और दूसरा, जो उस दिन उपस्थित हैं तथा जो लोग वोट दे रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। कुल का तो कितना भाई, 50% + 1। और दूसरा क्या है भाई, उपस्थित तथा वोट देने वालों का, उपस्थित तथा वोट देने वालों का कितना होना चाहिए, इनका होना चाहिए 2/3। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। कुल का 50% + 1 वोट भी आपको मिलना चाहिए तथा उपस्थित तथा वोट देने वाले हैं उनका 2/3 भी आपको मिलना चाहिए, तभी जाके आपका क्या माना जाएगा अभी, बिल पास माना जाएगा। एग्जाम्पल दूंगा तो टाइम खराब होगा, आप एग्जाम्पल लेके देख लेना अपनी इच्छा से। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तभी आपका बिल क्या है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, अदरवाइज स्पेशल मेजोरिटी से आपका बिल पास नहीं होने वाला। और तीसरा हमारे पास जो है वो है विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुमोदन। तो विशेष बहुमत क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेम यही बात जो मैंने यहाँ लिखी है, कुल का 50% + 1 होना चाहिए तथा उपस्थित और वोट देने वालों का आपको 2/3 मिलना चाहिए। बात आती है आधे राज्यों का अनुमोदन, इसका मतलब क्या है। पहली बात तो आधे राज्यों से क्या मतलब है, यहां पर वो राज्य हैं जिनके अंदर विधानसभा है, जिनमें विधानसभा है या विधानमंडल है, जिनके अंदर क्या है भाई, विधानमंडल है, मतलब कि राज्य भी होंगे या और यूनियन टेरिटरी भी होंगे। वर्तमान में यदि मैं बात करता हूं तो 28 हमारे पास राज्य हैं, साथ ही साथ हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरी वर्तमान के अंदर है। थोड़े ही टाइम के अंदर हमारे पास 3 हो जाएंगी। दिल्ली के अंदर हमारे पास विधानसभा है, दूसरा पुडुचेरी जिसको हम कहते हैं वहां पर विधानसभा है, और निकट भविष्य के अंदर जम्मू कश्मीर जो हमारे पास संघ शासित प्रदेश है वहां पर भी विधानसभा होने वाली है। तो जहां जहां पर हमारे पास विधानसभा है तो 28 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए हमारे पास 30।
तो 30 के आधे राज्य कितने हुए भाई? 15 राज्य। कम से कम 15 राज्यों का जो विधानमंडल है वो उसको अनुमोदित करे, उसको हाँ कहेगा, तभी वो संशोधन होगा। तो ध्यान से देना, कम से कम कितने, आज के टाइम पे क्या है भाई, कम से कम 15 राज्य क्या कहें? हाँ कहें। और अनुमोदन कैसे किया जाएगा? अनुमोदन के लिए मेजोरिटी क्या होगी? ये भारतीय संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। और अलग अलग जो संविधान विशेषज्ञ है वो अपनी अलग अलग राय देते हैं। कोई कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए, कोई कहते हैं सिंपल मेजोरिटी से होना चाहिए। लेकिन जो सर्वमान्य मत है या जिसको ज्यादा मान्यता दी गई है, या मैं ये कह दूं जो पिछले एग्जाम के अंदर भी जिसको सही माना गया है, वो माना गया है कि अनुमोदन जो है राज्य विधानमंडल के अंदर, वो अनुमोदन हमारे पास होना चाहिए साधारण बहुमत से। अनुमोदन कैसे होना चाहिए भाई? अनुमोदन होना चाहिए साधारण बहुमत से। यदि उन्होंने अनुमोदित कर दिया तो क्या हो जाएगा? संशोधन पारित हो जाएगा। तो ये भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला स्पेशल बहुमत, साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा हमारे पास क्या है भाई? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कथन और कारक के अंदर, यदि आधे राज्यों ने ना कर दी या आधे राज्यों ने अनुमोदन नहीं दिया तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है भाई? यदि राज्यों ने अनुमोदन नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्यों ने नहीं दिया तो आधे राज्यों ने दे दिया ना, हमें तो दे दिया, उनको देखना है। यदि 15 राज्यों ने दे दिया, 15 ने नहीं दे दिया, तो नहीं देने वालों को जाओ कुछ भी करो, लेकिन जिन्होंने दे दिया वो हमारे लिए काउंट होंगे। 15 राज्यों ने यदि अनुमोदन दे दिया तो हमारे लिए काउंट हो जाएंगे। दूसरा, राज्य विधानमंडल के पास केवल उसको हाँ या ना कहने की पावर है। या तो राज्य विधानमंडल उसको पास कर सकता है या राज्य विधानमंडल उसको फेल कर सकता है कि हम उसको अनुमोदित नहीं कर रहे हैं। राज्य विधानमंडल के पास इनमें संशोधन करने की पावर नहीं होती है। वो हम पूरे का पूरा हम तब करेंगे जब हम संविधान संशोधन बिल के बारे में बात करना चाहेंगे। कई बार मैं बार बार लिख रहा हूं कि संविधान में संशोधन करना, तो कई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये संशोधन का मतलब क्या है? संशोधन का मतलब जो है 3 बातों से जाना जाता है। पहला जाना जाता है, यदि संविधान के अंदर कुछ हमें जोड़ना हो तो भी हम क्या कहेंगे? संविधान में संशोधन किया गया है। चाहे कोमा भी हमें जोड़ना है ना, तो उसको भी हम कहेंगे संविधान में संशोधन किया गया है। दूसरा, यदि हमें संविधान से कुछ हटाना हो, संविधान में कुछ जोड़ना हो तो उसको भी हम संशोधन कहेंगे। संविधान में कुछ हटाना हो ना, कुछ ऐसी बातें संविधान से जो हटानी हो, बहुत से आर्टिकल हमने रिपेल किए हैं भाई, बहुत, तो एक भाग नंबर 7 था उसको पूरे का पूरा ही रिपेल कर दिया था हमने। तो यदि कुछ हटाना है या कुछ जोड़ना है तो वहां पर हमारे लिए क्या होगा? संशोधन होगा। साथ ही साथ तीसरी बात और होती है, यदि संविधान में कुछ परिवर्तन करना हो, परिवर्तन को मैं स्पष्ट लिखूं तो स्थान में परिवर्तन करना हो। संविधान में कोई बात हमारे यहाँ लिखी गई है, उस बात को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे हमें रखनी हो। जैसे आप जानते हो कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा भाग नंबर 3 के अंदर हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 42वें संशोधन के तहत उसे मौलिक अधिकार से हटा के कहाँ भेज दिया गया भाई? न्यायिक अधिकार या जुडिशियल जो राइट है वहां पर भेज दिया गया। वैधानिक अधिकार उसको बना दिया गया, अब हमारा वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो वहां क्या किया? एक जगह से उसको हटाया और दूसरी जगह पे उसको रख दिया। तो यदि स्थान में भी आपने परिवर्तन किया है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? भी आपने क्या किया है? संशोधन किया है। एक और बात बताता हूं, जो भी भारतीय संविधान के अंदर संशोधन किए जाते हैं उनको काउंट किया जाता है, नंबरिंग दी जाती है। पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन आपने पढ़ा होगा, और अब तक कुल मिला के 105 संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं। जो आर्टिकल नंबर 2 तथा आर्टिकल नंबर 3 के तहत, या मैं ये कह दूं जो साधारण बहुमत के तहत संशोधन होते हैं ना, उनको नंबरिंग में काउंट नहीं किया जाता। नंबरिंग में काउंट किया जाता है केवल इन दोनों को, विशेष बहुमत से संशोधन और जो विशेष बहुमत प्लस हाफ राज्यों का रेक्टिफिकेशन है, केवल उन्हीं को नंबरिंग में काउंट किया जाता है। जो साधारण बहुमत से संशोधन हुए, या मैं कह दूं जो आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो संशोधन होते हैं, उनको नंबरिंग में काउंट नहीं किया जाता। अगर मान लो राजस्थान का नाम चेंज करना है, कल को नाम चेंज हो जाता है, तो उसे संशोधन में काउंट नहीं किया जाएगा। संशोधन हमारे 105 ही रहेंगे।
ये हमारी आज की छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 को जाना, साथ ही साथ संशोधन की बात आई थी तो हमने संशोधन की प्रक्रिया को ब्रीफ के अंदर जानने की कोशिश की है। हम बाद में जब संशोधन करेंगे तब हम ये जानेंगे साधारण बहुमत से कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, विशेष बहुमत से कौन कौन से हो सकते हैं और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से कौन कौन से हो सकते हैं, इनका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, हर एक बात को बड़े ही डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने जो पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ ही साथ इन वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इंडियन पॉलिटी के लिए अच्छी क्लासेस की कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। मिलते हैं कल भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।